Hello friends, my name is Dheeraj. I welcome you all on the YouTube चैनल ऑफ रासायनिक माइंड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है अपनी एनसीईआरटी का, वो टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। तो हम बात करेंगे कि लिक्विड सॉल्यूशंस कैसे होते हैं, क्या होते हैं लिक्विड सॉल्यूशन, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए इसकी लाइन बाय लाइन रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो लिक्विड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, देखो पहली ही लाइन में बताया गया है, लिक्विड सॉल्यूशंस आर फॉर्म व्हेन द सॉल्वेंट इज लिक्विड। मतलब सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, लिक्विड, मतलब उसकी स्टेट ऑफ मैटर सॉल्वेंट की लिक्विड होनी चाहिए। द सॉल्यूट कैन बी अ गैस, अ लिक्विड और अ सॉलिड। मतलब हमारा जो सॉल्यूट होगा वो कोई सा भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। तो अब ये बनेगा कैसे, सॉल्यूशंस ऑफ गैसेज इन लिक्विड हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड इन सेक्शन 2.3.2। मतलब हमने ये जो हेनरीज लॉ अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, वहां हम सॉल्यूशन जो पढ़े थे वो गैसेज इन लिक्विड के एग्जांपल्स थे। तो अब इस सेक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड इन अ लिक्विड। मतलब ऐसे सॉल्यूशन जिनमें सॉल्वेंट तो लिक्विड होगा, लेकिन सॉल्यूट लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। लेकिन ये सभी सॉल्यूशन जो होंगे वो लिक्विड सॉल्यूशन के नाम से ही जाने जाएंगे। ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि सच सॉल्यूशंस में कंटेन्स वन और मोर देन वोलाटाइल कंपोनेंट्स। तो ऐसे जो सॉल्यूशंस होंगे उसमें वोलाटाइल कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे। वोलाटाइल का मतलब है कि वो वेपराइज, इजीली वेपराइज हो जाते हैं। जनरली द लिक्विड सॉल्वेंट इज वोलाटाइल। उसने बताया कि जो लिक्विड सॉल्वेंट होता है वो वोलाटाइल होता है। द सॉल्यूट मे और मे नॉट बी वोलाटाइल। मतलब उसने ये बोला सॉल्वेंट तो तुम्हारा वोलाटाइल होगा ही, और सॉल्यूट हो भी सकता है और नहीं भी। वी शैल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ द ओनली बाइनरी सॉल्यूशन। मतलब हम कौन से सॉल्यूशंस पढ़ेंगे, जैसा कि हमें चैप्टर के स्टार्टिंग में भी बताया गया था कि हम इस चैप्टर में केवल बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ेंगे। कौन से सॉल्यूशन, तो हम बाइनरी सॉल्यूशन की ही चर्चा करेंगे। दिस इज द सॉल्यूशंस कंटेनिंग टू कंपोनेंट्स नेमली। देखिए हम कौन कौन से पढ़ेंगे इसमें, सबसे पहला लिक्विड इन लिक्विड एंड सॉलिड इन लिक्विड। मतलब जो हमारे लिक्विड सॉल्यूशंस होंगे उसमें जिसमें वेपर प्रेशर पढ़ेंगे। तो पहला तो एग्जांपल है लिक्विड इन लिक्विड। तो आइए सबसे पहले इसी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए क्या पढ़ेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड लिक्विड का मतलब एक तो हमारा ये सॉल्वेंट है, ये मेरा क्या है सॉल्यूट, और ये मेरा सॉल्वेंट। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। लेट अस कंसीडर अ बाइनरी सॉल्यूशन of two volatile liquids and denote the two component as 1 and 2। मतलब दो कंपोनेंट का हमने एक बाइनरी सॉल्यूशन बनाया है और उनको नेम दे दिया है 1 और 2। वी हैव टेकन अ व्हेन टेकन अ क्लोज्ड वेसल, मतलब हमने एक क्लोज्ड वेसल लिया है, what the component would evaporate। मतलब एक नॉर्मल टेम्परेचर भी होगा तो वहाँ इवेपोरेशन जरूर होता है। इवेपोरेशन होगा, इवेंचुअली वो कह रहा है would evaporate and eventually an equilibrium would be established between the vapor phase and the liquid phase। मतलब हर एक टेम्परेचर पर हमारा मतलब वो एक इक्विलिब्रियम वहां पर स्टेबलिश्ड हो जाता है वेपर फेज और लिक्विड फेज के बीच में, जिससे कि फिर वेपर बनना उतना ही वेपर बनती है और उतनी ही फिर लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाता है। तो इस वजह से हमारा वो लिक्विड सॉल्यूशन होगा वो उतना ही बना रहेगा एट अ इक्विलिब्रियम। लेट द टोटल वेपर प्रेशर एट स्टेज पी टोटल। उसने बोला है कि जो मेरा टोटल वेपर प्रेशर होगा वो पी टोटल है, एंड P1 एंड P2 विद द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ टू कंपोनेंट्स 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। देखिए यहाँ इसने जो यूज किया है वो वर्ड कौन सा यूज किया है, पार्शियल वेपर प्रेशर।
तो पार्शियल वेपर प्रेशर एक तरीके से डायरेक्ट ये समझिए कि अगर दो कंपोनेंट हैं तो दोनों का अलग अलग वेपर प्रेशर है उस पूरे सॉल्यूशन में, उस पूरे सॉल्यूशन में अलग अलग। जैसे कि मान लीजिए ये मेरा बॉक्स है, यहाँ दो सॉल्यूशन प्रेजेंट है, मान लीजिए ए प्लस बी। तो मान लीजिए पी ए, तो ए वाले कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर है जो इस कंटेनर में वो एग्जर्ट कर रहा होगा, और पी बी पार्शियल वेपर प्रेशर है वी का जो इस सॉल्यूशन में वी एग्जर्ट कर रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही अब हम आगे बढ़ते हैं। तो these partial pressure are related to the mole fraction of x1 and x2 of the two components 1 and 2 respectively। मतलब उसने बोल रखा है कि ये जो पार्शियल वेपर प्रेशर है या पार्शियल प्रेशर है, इनको हम मोल्स के थ्रू रिलेट कर सकते हैं। तो इनको जो रिलेट किया था वो एक वैज्ञानिक थे, वो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था राउल्ट्स, FM राउल्ट्स। तो इन्होंने क्या किया था, एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया था इसमें, इनके मोल फ्रैक्शन और पार्शियल वेपर प्रेशर के बीच में। तो द रिलेशनशिप इज नोन एज द राउल्ट्स लॉ। मतलब यही क्या था, राउल्ट्स लॉ, which states that the for a solution of volatile liquid। देखिए इसने क्या कहा है कि एक सॉल्यूशन कौन सा है, वोलाटाइल लिक्विड का। मतलब उसने पहले ही बोल दिया कि हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, वोलाटाइल लिक्विड का। The partial vapor pressure of each component in the solution is directly proportional to the मोल फ्रैक्शन, मतलब उसकी ही मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगा। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए मेरे को P1 दे रखा है, क्या दे रखा है, P1 पहले वाले कंपोनेंट का है, तो उसने बोल रखा है X1, मतलब P1 के रेस्पेक्टिव वन कंपोनेंट अपने ही मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये हमारे राउल्ट्स जो साइंटिस्ट थे उन्होंने रिलेशन दे दिया था। तो हुआ क्या, यहाँ से जब P1 से मैं इसको प्रोपोर्शनल को हटाऊंगा तो P1 नॉट और X1, ये P1 नॉट क्या, ये कांस्टेंट वैल्यू होगी। कैसे कांस्टेंट होगा, ये जो P1 है वो क्या है, वेपर प्रेशर। देखिए यहां दे रखा है ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, क्या है, ये है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। और प्योर कंपोनेंट मतलब P1 नॉट जो है वो क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। तो प्योर कंपोनेंट की अलग होगी। ऐसे ही अगर मैं P2 के लिए बात करूंगा तो क्या लिखूंगा, P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द X2। X2 उसकी मोल फ्रैक्शन थी, तो मैं यहां से लिखूंगा P2 इज इक्वल टू P2 नॉट X2। ये जो होगा ये क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 2, मतलब जो टू कंपोनेंट है मेरा कंपोनेंट 2, उसका वेपर प्रेशर है जब प्योर अमाउंट में वो एग्जिस्ट करता है। अभी ये P2 क्या है, ये वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2 है, लेकिन इन अ सॉल्यूशन, जहां सॉल्यूशन में कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 दोनों ही प्रेजेंट हैं। तो यहां से मेरी दो इक्वेशन बन गई। एक इक्वेशन तो बन गई मेरी, एक इक्वेशन क्या बन गई, P1। देखिए एक इक्वेशन बन गई मेरी P1 इज इक्वल टू P1 नॉट X1, और दूसरी इक्वेशन बन गई मेरी P2 इज इक्वल टू P2 नॉट X2। ये दो इक्वेशन मेरी बन चुकी हैं, ये दो इक्वेशन मेरी बन चुकी हैं। आइए तो अब देखिए आगे समझते हैं इन्होंने बताया क्या, कि जब कोई दो कंपोनेंट, दो या दो से ज्यादा कितने भी कंपोनेंट एक सॉल्यूशन बना रहे हो, तो उसके लिए पार्शियल वेपर प्रेशर के लिए एक डाल्टन साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना एक लॉ दिया था। ये हमें 11th क्लास में भी पढ़ा है हमने। तो या इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो सभी के पार्शियल वेपर प्रेशर के इक्वल होगा। जैसे मेरे मान लीजिए मेरे डॉट 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 जितने भी कंपोनेंट हैं उतने के इक्वल होगा। मेरे यहाँ कितने कंपोनेंट मैंने यूज किए हैं, केवल 1 और 2 कंपोनेंट मैंने यूज किए हैं, तो पी टोटल कितने के इक्वल हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2। तो यही यहाँ डाल्टन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ लगा दिया है। ठीक है, जब ये लगा दिया
तो हुआ क्या कि अब P1 की वैल्यू मुझे पता है, P1 क्या है, P1 नॉट X1 और मेरा P2 क्या है, P2 नॉट X2। तो मैं यहाँ वैल्यू पुट कर दी मैंने, X1 P1 नॉट। देखिए क्या है, अगर मोल फ्रैक्शन एक कंपोनेंट, मान लीजिए ये मेरा पूरा कंटेनर है, इसमें 1 प्लस 2 दोनों प्रेजेंट हैं, लिक्विड सॉल्यूशन है मेरा। तो अगर मैं मोल फ्रैक्शन की बात करूंगा दोनों कंपोनेंट्स की, तो x1 प्लस x2 इक्वल टू हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। क्या होगा, 1 होगा। x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। तो देखिए अभी हमारी जो ये वाली इक्वेशन है, मान लीजिए ये इक्वेशन स्टार करके बना दे रहा हूं मैं, इसमें क्या है, x1 भी आ रहा है, x2 भी आ रहा है, P2 P1 ये हमें पता होगी क्योंकि ये प्योर सॉल्वेंट के हमें दे रखे होंगे, प्योर कंपोनेंट के। अब x1 और x2 में से ये हमारे दो वेरिएबल बन रहे हैं, इन दो वेरिएबल्स को हम किसी एक वेरिएबल में बदल लेंगे, या तो x1 में बदल लेंगे या x2 में बदल लेंगे। तो हमारी बुक ने किस में बदला हुआ है, x2 में। तो देखिए क्या रखा होगा, x1 की वैल्यू रख दी होगी 1 माइनस x2। तो देखिए ये अगली लाइन में ये वैल्यू रख दी 1 माइनस x1 की, और ये वाला सेम रहने दिया। अगर ये सेम रहने दिया, अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, P total इज इक्वल टू P1 नॉट इज इक्वल प्लस P2 माइनस P1 इंटू x2। तो देखो इसकी एक और फॉर्म बना दी जाती है, इसी को थोड़ा और सिंप्लीफाइड वे में लिख दिया जाता है x2 के लिए। x2 इज इक्वल टू P total माइनस P1 नॉट, ठीक है, अपॉन P2 नॉट माइनस P1 नॉट। देखिए यही आएगा। जब इस वाली इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा तो x2 के लिए तो यही आएगा, P टोटल माइनस P1 नॉट अपॉन P2 नॉट माइनस P1 नॉट। तो ये ज्यादातर पूछ लिया जाता है एग्जाम में, जो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं जैसे नीट वगैरह में, या वहीं सिंपलीफाई वे में वहां पूछ लिया जाता है कि अगर दो कंपोनेंट है x1 और x2, तो x2 के लिए क्या होगा राउल्स लॉ, x1 के लिए क्या होगा, यहाँ ये बता दिया जाएगा। तो ये तो समझ में आ गया होगा। अब इस वाली इक्वेशन से, जो इक्वेशन 2.6 है, इससे हम क्या क्या पता लगा सकते हैं। तो देखिए क्या क्या पता लगा सकते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम। सबसे पहले टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट। इसने कहा है कि जो टोटल वेपर प्रेशर है, जो हमारा टोटल प्रेशर है, जैसा कि हमने ये निकाला है टोटल प्रेशर, ये टोटल प्रेशर किसी एक मोल फ्रैक्शन में हमने दिखाया है। मोल फ्रैक्शन एक में मतलब x2 के लिए तो दिखाया है, यहाँ x1 तो हमने कंपोनेंट के लिए खत्म कर दिया, वो x1 को x2 में कन्वर्ट कर लिया। ऐसे ही अगर हम चाहें तो इस x2 को x1 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, द टोटल वेपर प्रेशर over the solution varies linearly with the mole fraction of component 2। अब देखिए ये कैसे आया, ये इस ग्राफ को समझाना चाह रहा है। कौन से ग्राफ को, जो ये वाला मुझे ग्राफ दे रखा है, ये वाला मुझे ग्राफ जो दे रखा है उस पर डिपेंडेंसी है, उस पर डिपेंडेंसी है इस वाले पॉइंट की। अब देखिए कैसे डिपेंडेंसी है, तो देखिए टोटल वेपर प्रेशर इसने किस चीज के लिए बताया है, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द, मतलब टोटल वेपर प्रेशर वाली इक्वेशन है ये, जो मेरी फाइनल इक्वेशन राउल्ट लॉ से आई थी। ये वाली इक्वेशन क्या है मेरी, टोटल वेपर प्रेशर और कंपोनेंट 2 की मोल फ्रैक्शन के लिए। तो देखिए मैं यहां से इसको क्या रख सकता हूं, मान लीजिए ये ग्राफ बनाया गया, इधर वेपर प्रेशर है और इधर मोल फ्रैक्शन ऑफ x2 चल रही है। अगर मैं इसको ग्राफ को मैं प्लॉट करता हूं इस वाली इक्वेशन से, तो ये वाला ग्राफ आएगा, ये जो लाइन जा रही है ये लाइन ऐसे आएगी जब यहाँ x2 जीरो है। क्या है, x2 जीरो है, मेरा क्या है x2 जीरो। अगर x2 जीरो है तो मैं अगर वैल्यू रखूं x2 की, देखिए मैं सिंपल पहले इक्वेशन लिख लेता हूं यहाँ, मेरी P टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट प्लस P2 माइनस P1 नॉट इंटू x2। अभी इस वाले पोर्शन पर मेरा x2 क्या है, जीरो। मैं अगर इसकी जगह जीरो रखूंगा
P टोटल क्या आ जाएगा मेरा P1 नॉट। तो यहाँ पहला पॉइंट क्या आ गया, P1 नॉट। अब मान लीजिए यहाँ अब x2 बढ़ रहा होगा और x1 घट रहा होगा। एट द एंड पॉइंट x2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और x1 हो जाएगा 0। अगर मैं 1 रखूंगा, ये x2 की वैल्यू 1 मैक्सिमम हो सकती है, तो मेरा जो P2 आएगा, P2 क्या आ जाएगा, P2 नहीं, P टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट प्लस P2 माइनस P1 नॉट। ठीक है, ये आएगा। यहां मैं इंटू 1 करूंगा, अगर 1 करूंगा तो इस वाले P1 नॉट से ये P1 नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो P टोटल क्या आ जाएगा, P2 नॉट। तो यहाँ उसकी वैल्यू मैंने P2 नॉट मान लीजिए यहाँ है पॉइंट मेरा। तो इसको मैंने लीनियरली, क्योंकि ये लीनियरली वेरी कर रहा था, तो मैं इन दोनों लाइन को मिला दूंगा और मेरा जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, लीनियरली। वही इसने बताया, सॉल्यूशन वेरीज लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2। तो अब पता पड़ गई होगी कि ये वाला जो ग्राफ जो आ रहा है, ये जो लीनियरली लाइन जो आ रही है वो क्यों आ रही है। अब बात करते हैं आगे। तो देखिए ये दो लाइन जो है, ये वाली डॉट 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 करके जो लाइन दिखाई गई हैं, ये कैसे आई हैं, ये वाली इक्वेशन से आई हैं। P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1 और P2 इज इक्वल टू P2 नॉट x2। ये इन दो इक्वेशंस की कहानी है। अब देखिए इन दोनों इक्वेशंस की कैसे कहानी है, ये हम समझ लेते हैं। देखिए P1 के लिए मैं बात करता हूँ, यहाँ x1 क्या है, 1 और x2 है 0। अगर मैं इस वाली पहली इक्वेशन में, इसको मान लेता हूँ मैं पहली इक्वेशन, इसमें x1 की वैल्यू 1 रखूंगा, तो P1 इज इक्वल टू हो जाएगा P1 नॉट। तो ये मेरा P1 नॉट। अब क्या करूंगा, धीरे धीरे x1 की वैल्यू घटती जा रही है, क्यों, और सॉल्यूशन में उसमें x2 की वैल्यू बढ़ती जा रही है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन x2 की इधर इंक्रीज हो रही है। तो x2 0 हो, x2 1 हो जाएगा और x1 0 हो जाएगा एट द एंड पॉइंट। जब x2 मेरा 1 हो जाएगा, तो मैं अगर मैं इसमें वैल्यू रखूंगा, 0 रखूंगा, इस x की जगह क्या रख दूंगा, मैं x1 की जगह 0 रख दूंगा, तो ये P1 नॉट क्या हो जाएगा, 0। तो देखिए ये वाली लाइन जो है 0 को अप्रोच कर रही है, तो ये वाली लाइन लीनियरली वेरी कर रही है, जब 0 तक, यहाँ तक पॉइंट तक आ जाएगी। सिमिलरली ऐसे ये P2 की कहानी है, जब x2 0 है तब यहाँ पॉइंट पर ये रखा हुआ है, और जब x2 इज इक्वल टू 1 आ गया तो P2 इज इक्वल टू हो जाएगा P2 नॉट इंटू 1 इज इक्वल टू P2 नॉट। तो ये जो P2 नॉट है वो है मेरा इस जगह। तो इसको ये कैसे y इक्वल टू mx की फॉर्म में आ जाएगा, तो ये P2 की फॉर्म, जो P2 के लिए ग्राफ आएगा वो भी कैसा आएगा, लीनियरली। अब आगे चलते हैं, तो हमारा थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, हमारा थर्ड पॉइंट कह रहा है, डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1 and 2, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन डिक्रीज और इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1। मतलब ऐसा है कि अगर हम किसी कंपोनेंट की, मतलब उसको इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, तो उससे टोटल वेपर प्रेशर डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है। ये कोई एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि टोटल वेपर प्रेशर यहाँ देखिए, यहाँ से जब मैं P1 से यहाँ जा रहा हूँ, तो ये टोटल वेपर प्रेशर बढ़ ही रहा है, क्योंकि x2 की वैल्यू बढ़ रही है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये हर बार बढ़ेगा ही बढ़ेगा इंक्रीज करने पर, ये घट भी सकता है, ये डिपेंड करेगा जैसी कंडीशंस होंगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये प्लॉट दिखाया है, ये प्लॉट के बारे में डिस्कशन चल रहा है यहाँ, कि अ प्लॉट ऑफ P1 and P2 versus the mole fraction of x1 and x2 for a solution gives a linearly plot as shown in the figure 2.3। इसी फिगर में ये जो P1 और P2 के लिए ग्राफ हैं, ये वाले ग्राफ हैं और ये वाले ग्राफ, तो ये दोनों ग्राफ जो दिखाए गए हैं वो किसके लिए दिखाए गए हैं, ये जो दोनों ग्राफ दिखाए गए हैं वो P1 और P2 के लिए दिखाए गए हैं। दीज लाइन्स फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब ये जो लाइन है, जो डॉट 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 लाइन दिखाई गई है, पास थ्रू द पॉइंट्स एंड रेस्पेक्टिवली व्हेन x1 and x2 इज यूनिटी।
इक्वल्स टू यूनिटी, मतलब ये पॉइंट है जहां पर ये x1 और x2 क्या हो जाएंगे, मतलब दोनों का जो सम आएगा वो कितना आएगा मेरा 1 आएगा, यूनिटी आएगा। सिमिलरली द प्लॉट लाइन थर्ड, मतलब जो सॉलिड लाइन है, अभी तक हम डॉट डॉट लाइन के बारे में पढ़ रहे थे, अब ये सॉलिड लाइन के बारे में। वैसे तो मैं बता ही चुका हूँ, सिमिलरली द प्लॉट लाइन थर्ड ऑफ पी टोटल वर्सेज x2 इज आल्सो लीनियरली, ये भी लीनियरली है, जैसा कि मैंने अभी बता दिया था ग्राफ को जब समझाया था। द मिनिमम वैल्यू ऑफ पी टोटल इज p1 नॉट एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इज p2 नॉट, मतलब जो मेरी p2, जो मेरी p टोटल है, p टोटल की जो मिनिमम वैल्यू होगी, कौन सी होगी, मिनिमम वैल्यू, वो p1 नॉट है, और जो मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है वो कितनी हो सकती है, p2 नॉट हो सकती है। ठीक है, अभी लेकिन इसके लिए एक कंडीशन में लेके चला था कि जो मेरे कंपोनेंट हैं उसमें, मतलब वन जो कंपोनेंट है वो लेस वोलाटाइल है, मतलब P2 नॉट ग्रेटर देन P1 है, जैसा कि यहाँ देखो बताया गया, एज्यूमिंग दैट कंपोनेंट 1 इज लेस वोलाटाइल देन द कंपोनेंट 2, मतलब हमारा कंपोनेंट 1 जो है वो इतना वोलाटाइल नहीं है जितना कि कंपोनेंट 2 है, तो जो ज्यादा वोलाटाइल होगा उसका पार्शियल वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म ज्यादा होगा। The composition of the vapor phase, in equilibrium with the solution is determined by the partial vapor pressure of components if y1 and y2। अब देखिए ये बात किसकी कर रहा है, वेपर फेज की। जैसा कि हमारा एक क्लोज कंटेनर था, कैसा कंटेनर था हमारा, एक क्लोज कंटेनर था हमारा, इसमें लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन भरा गया था और ये इवेपोरेट हो रहा था, तो यहाँ वेपर फेज भी बन रही थी। कौन सी फेज भी बन रही थी, वेपर फेज। तो अब वेपर फेज की बात कर रहा है यहाँ पे, वेपर फेज की, तो वेपर फेज में y1 एंड y2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2। तो इसके लिए भी जब बताया गया, उन्होंने अपने रूल को दिखाया, तो उन्होंने सिंपल यही बोला था कि P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, लेकिन यहाँ जब वेपर प्रेशर जो आएगा वो तो P टोटल ही होगा, क्योंकि पूरी वेपर होगी वो गैस फेज में होगी, तो उसके लिए P1 इज इक्वल टू Y1 P टोटल आ जाएगा। ऐसे ही मैं P2 की बात करूंगा तो Y2 P टोटल आ जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूले भी मुझे याद रखने हैं, मतलब कंपोनेंट जैसी वहां पर होगी, जैसे x1 x2 वहां थी मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में, अब ये y1 और y2 क्या है मेरी, y1 और y2 वेपर फेज में है, तो अब मैं इसका यूज करूंगा। आइए अब देखिए ये एक एग्जांपल दे रखा है, इस एग्जांपल को समझते हैं क्या कहना चाह रहा है ये एग्जांपल। तो देखिए आइए समझते हैं, सबसे पहले ये एग्जांपल क्या कह रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ द क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन, मतलब क्लोरोफॉर्म दे रखा है CaCl3 और डाइक्लोरोमीथेन दे रखा है, डाइक्लोरोमीथेन को हम DCM भी बोलते हैं, और तो एट 298 केल्विन आर 200 mm of Hg एंड 415 mm of Hg, मतलब क्लोरोफॉर्म और DCM के लिए हमारा वेपर प्रेशर दे रखा है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर, उसने कहा है वेपर प्रेशर हमें कैलकुलेट करना है ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग, देखिए मिक्सिंग ऑफ 25.5 ग्राम ऑफ CaCl3 मतलब क्लोरोफॉर्म एंड 40 ग्राम ऑफ CH2Cl2 एट 298 केल्विन, मतलब 298 केल्विन पर ही 25.5 ग्राम और 14 ग्राम DCM ये दोनों मिक्स किए गए हैं, तब उस सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर कितना होगा वो पूछ रखा है। तो आइए समझते हैं, और दूसरा क्वेश्चन है इसी में, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज, मतलब वेपर फेज में भी पूछ रखा है, मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दोनों जगह पूछ रखा है, लिक्विड फेज में भी और वेपर फेज में भी। तो सबसे पहले हमें मोल फ्रैक्शन निकालनी होगी, क्योंकि राउल्ट्स लॉ में हमें निकालने के लिए वेपर प्रेशर हमें मोल फ्रैक्शन पता होनी चाहिए किसी एक कंपोनेंट की। तो यहाँ हम दोनों कंपोनेंट की निकालेंगे, सबसे पहले हमें मोलर मास पता होना चाहिए। किस किस का मोलर मास पता होना चाहिए, क्लोरोफॉर्म का भी
और मेरी DCM जो डाइक्लोरोमीथेन का भी। तो मोलर मास जब मैंने निकाला CH2Cl2 का, इसका कितना आया 85, और जब मैं क्लोरोफॉर्म का निकाला तो इसका आया 119.5 ग्राम मोल इनवर्स। तो मोल्स कितने आ जाएंगे, देखिए मोल्स का जो फॉर्मूला होता है, मोल्स का फॉर्मूला होता है W/M। ये W होता है वो ग्राम में होता है, ये मोलर मास होता है। तो देखिए यहाँ मोलर मास जब मैं अगर डाइक्लोरोमीथेन के लिए देखूंगा DCM के लिए, तो 40 उसकी अमाउंट दे रखी थी, इसने यही तो बोल रखा था कि 40 ग्राम ऑफ CH2Cl2, तो 40 अपॉन इसका मोलर मास। तो आंसर मेरा इसमें कितने मोल्स आए 0.47। ऐसे ही जब मैं मोल्स निकालूंगा CH3CCl3 के, तो इसके मोल्स कितने आए 0.213। तो ये मेरे मोल्स आ गए। अब मैं मोल फ्रैक्शन निकाल सकता हूं। तो मोल फ्रैक्शन के लिए देखिए मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो मोल्स अगर हम वन कंपोनेंट की बता रहे हैं N1 प्लस N2, मतलब नीचे क्या आएगा N टोटल। तो N टोटल मैं यहाँ रख दूंगा, N टोटल मुझे पता है, दोनों मोल्स को इनको ऐड कर दूंगा तो ये ऐड करके आता है 0.683 मोल। तो ये मेरा N टोटल है, क्या है मेरा N टोटल। तो मैं यहाँ से मुझे XCH2Cl2 मतलब लिक्विड में डाइक्लोरोमीथेन की मोल फ्रैक्शन और लिक्विड में क्लोरोफॉर्म की मोल फ्रैक्शन मेरी निकल आई। तो ये कितनी आई 0.688 और ये आई मेरी 0.312। ये कैसे निकाली है, देखिए ये तो निकाल ली N1/N टोटल करके, लेकिन ये वाली कैसे निकाली है जो क्लोरोफॉर्म के लिए निकाली है। देखिए मैंने बताया था x1 प्लस x2, उस कंपोनेंट उस किसी सॉल्यूशन में अगर 2 कंपोनेंट है 3 कंपोनेंट है कितने भी कंपोनेंट है, उन सभी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन हमेशा किसके इक्वल होगी 1 के। तो यहाँ 2 कंपोनेंट हैं कौन कौन से, एक DCM और एक डाइक्लोरोमीथेन और क्लोरोफॉर्म। तो 1 में से मैंने ऊपर वाले के जो मेरी डाइक्लोरोमीथेन की निकली उसको 1 में से सबट्रैक्ट कर दिया, तो ये मेरी जो मोल फ्रैक्शन आई 0.312, ये मेरी आ गई क्लोरोफॉर्म की। तो मैंने पी टोटल का फॉर्मूला अभी पढ़ा था, पी टोटल इज इक्वल टू P1 नोट प्लस P2 नोट माइनस P1 नोट इंटू X2, मतलब हमें दूसरे वाले की मोल फ्रैक्शन पता होनी चाहिए। तो जो दूसरा मोल फ्रैक्शन X2 क्या था, ये मेरा सॉल्वेंट था, क्या था, मैंने वहां सॉल्वेंट लिया था। तो यहाँ कैसे भी रख सकते हैं, किसी को भी 1 मान लो किसी को भी 2 मान सकते हो आप। तो P1 जो मेरा 200 अगर यहाँ रखा है, तो ये 200 मुझे किसके लिए दे रखा था, देखिए क्वेश्चन में मुझे सबसे पहले दे रखा था कि 200 mm ऑफ Hg ये क्लोरोफॉर्म का है और 415 mm ऑफ Hg ये वैल्यू किसकी थी P1 नोट, ये वैल्यू किसकी थी P2 नोट। मतलब ये प्योर अमाउंट में जब प्योर फॉर्म होती है तब उसके मोल फ्रैक्शन दे रखे, सॉरी वेपर प्रेशर दे रखे थे, तो मैंने 200 रख दिया। ऐसे ही P2 की जगह रखूंगा 415.5, यही दे रखा था ना 415.5, सॉरी 415 ही दे रखा है सिंपल। तो मैं इसमें P2 नॉट की वैल्यू दे रखूंगा रखी है और P1 नॉट घटा दूंगा और X2 की भी वैल्यू रख दूंगा। देखिए यहाँ 415 रख दी माइनस 200 इंटू 0.688, ये मोल फ्रैक्शन किसकी है X2 की, मतलब डाइक्लोरोमीथेन की। तो जैसे ही मैं अभी इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा जो आंसर आ गया वो आ गया 347.9। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया पहले क्वेश्चन का। अब दूसरा क्वेश्चन उन्होंने बोल रखा है कि वेपर फेज में हमें सभी की मोल फ्रैक्शन बता दो कितनी कितनी। देखिए मेरा जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था ऊपर जैसे अभी पढ़ाया था, देखिए एक बार दिखाते हैं, वहां जो आया था फॉर्मूला P1 इज इक्वल टू Y1 P टोटल आया था, तो मुझे P टोटल पता है, Y1 या Y1 हो सकता है या Y2 हो सकता है, ये पूछ रहा है, क्या कर रहा है ये पूछ रहा है, तो P1 भी पता होना चाहिए। P1 तभी पता होगा तब हमने पहले निकाल रखे हों। तो P1 तो हमारा पहले वाला सेम होगा, देखिए जैसे देखिए ये वाले अभी मैंने पढ़े थे, तो ये वाले वेपर फेज में थे, कौन सी फेज में थे,
ये वेपर फेज में थे। तो ये जो P1 P2 लिए थे ये पहले भी सेम थे, जो मेरे P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1 और P2 इज इक्वल टू P2 नॉट x2। यहाँ से P1 और P2 की वैल्यू मैं निकालूंगा। राउल्स लॉ से हमारी ये इक्वेशंस आती हैं, वहां से P1 और P2 की वैल्यू निकालूंगा, इन इक्वेशंस में पुट करूंगा, इन वाली इक्वेशंस दोनों में पुट करूंगा, P टोटल मेरे को पता है और y1 y2 की वैल्यू आ जाएगी। देखिए सबसे पहली वाली लाइन में इसने क्या किया, PCH2Cl2 के लिए, मतलब ये वेपर प्रेशर निकाल रहा है। 0.688 क्या है उसकी मोल फ्रैक्शन। देखिए यहाँ फॉर्मूला जो लगाया है वो कौन सा लगाया है, P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1। तो देखिए x1 की वैल्यू तो ये हो गई 0.688, तो ये 0.688 हो गई, और इसका जो 415 था कि ये पार्शियल वेपर प्रेशर गिवन था जो हमारे प्योर फॉर्म में होता है। तो इसको जब मैंने सॉल्व किया तो क्या आंसर आया, 285.5। ऐसे ही PCH2Cl2 के लिए जब मैं निकालूं, सॉरी PCHCl3 के लिए, मतलब क्लोरोफॉर्म का जब पार्शियल वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन निकाला तो मोल फ्रैक्शन इनटू उसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर है, तो इसको जब मैं सॉल्व किया तो ये आ गया 62.4। अब देखिए मुझे P1 और P2 दोनों पता पड़ गई। अगर P1 और P2 पता पड़ गए तो मैं इस वाली इक्वेशन में लगा सकता हूँ P1 इज इक्वल टू y1 P टोटल। मुझे P टोटल की वैल्यू मैं पहले ही निकाल चुका हूँ, जो ये येलो कॉर्नर में हो रही है ना 347.9, तो P टोटल की वैल्यू रखूंगा, ये देखिए 347.9। ये y की वैल्यू यहाँ से इसने y इज इक्वल टू किया है P1 अपॉन P टोटल। तो देखिए P टोटल डिवाइड में है 347 दोनों तरफ, यहाँ 347.9 ये डिवाइड में, ऊपर 285.5 क्लोरो डाइक्लोरोमीथेन के लिए आया, और 62.4 mm ऑफ Hg जो पार्शियल वेपर प्रेशर आया है वो क्लोरोफॉर्म के लिए आया है। जब मैं यहाँ सॉल्व करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, एक का आ जाएगा 0.82, एक का आ जाएगा 0.18। तो ये हमारी जो आ गई मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज आ चुकी हैं। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों के समझ में आ गया होगा। सो इन दिस वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, आगे की वीडियो में हम अपना सॉलिड इन लिक्विड पढ़ेंगे। अभी लिक्विड सॉल्यूशन ही तो पढ़ रहे थे, उसमें हम कौन सा पढ़ेंगे, सॉलिड इन लिक्विड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।